ये कहानी 1830 के दशक की है, जहां अमेरिका के घने जंगलों में शिकारियों का एक दल काम कर रहा था। इनमें से एक अनुभवी शिकारी ह्यू ग्लास अपने बेटे हॉक के साथ मिलकर जानवरों की खाल बेचकर गुजारा करता था। एक दिन जब वे शिकार से लौट रहे थे तो उन पर आदिवासियों ने अचानक हमला कर दिया। आदिवासी सरदार की बेटी के लापता होने से वे गुस्से में थे। हालांकि असलियत में ग्लास और उसके दल ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इस हमले में ग्लास के कई साथी मारे गए। किसी तरह ग्लास अपने बेटे हॉक और कैप्टन एंड्रयू हेनरी सहित कुछ बचे हुए लोगों के साथ बच निकलता है। वे नाव से नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं, लेकिन ग्लास को लगता है कि नदी के रास्ते वे आसानी से आदिवासियों का निशाना बन सकते हैं। वह सुझाव देता है कि उन्हें जंगल के रास्ते जाना चाहिए, क्योंकि जंगल विशाल है और वहां छिपना आसान होगा। हालांकि जॉन फिट्जगेराल्ड नाम का एक शिकारी जो ग्लास को पसंद नहीं करता था, इस विचार का विरोध करता है, लेकिन कैप्टन हेनरी ग्लास की बात मान लेता है, क्योंकि ग्लास को जंगल का बेहतर ज्ञान था। वे अपनी नाव छोड़कर जंगल में घुस जाते हैं। कैप्टन कहता है कि उन्हें सारी खालें यहीं छिपा देनी चाहिए, क्योंकि इतना सामान लेकर जंगल में चलना मुश्किल होगा। वे खालें छिपा देते हैं और अपनी नाव को नदी में छोड़ देते हैं, ताकि आदिवासियों को लगे कि वे नदी के रास्ते भाग गए हैं। दुख की बात यह है कि जो लोग नाव में बैठकर आगे जाते हैं वे आदिवासियों के हाथों मारे जाते हैं, जिससे यह साबित हो जाता है कि ग्लास का निर्णय सही था। बाकी बचे हुए लोग जंगल में अपना सफर जारी रखते हैं। एक जगह आराम करते हुए ग्लास शिकार के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी एक विशाल मादा भालू उस पर हमला कर देती है। भालू इतनी बेरहमी से ग्लास पर वार करती है कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता। ग्लास मरने का नाटक करता है, जिससे भालू उसे मरा समझकर अपने बच्चों के पास लौट जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर ग्लास अपनी बंदूक से भालू को गोली मार देता है, लेकिन भालू दोबारा उस पर हमला करती है और उसके गले को चीर देती है। गोली लगने से भालू भी जख्मी हो चुकी थी, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। ग्लास इस मौके का फायदा उठाकर अपने चाकू से भालू को मार देता है। भालू उसके ऊपर गिर जाती है और ग्लास बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसके साथी उसे ढूंढते हुए आते हैं और देखते हैं कि ग्लास बुरी तरह जख्मी होकर भालू के नीचे पड़ा है। उसके शरीर पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां भालू ने अपने पंजे न गाड़े हों। कैप्टन उसके जख्मों पर टांके लगाता, लेकिन दर्द इतना होता है कि ग्लास फिर बेहोश हो जाता है। कैप्टन उसके गले पर भी टांके लगाता है, जो पूरी तरह से फटा हुआ था। वे लोग ग्लास को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह आती है जहां अकेले चलना भी मुश्किल था। ग्लास को और आगे ले जाना उनके लिए असंभव था। जॉन फिट्जगेराल्ड, जो पहले से ही ग्लास और उसके बेटे से नफरत करता था, कहता है कि अगर वे ग्लास के साथ रहे तो आदिवासी उन्हें ढूंढ लेंगे और मार देंगे। वह सुझाव देता है कि उन्हें ग्लास को यहीं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। कैप्टन शुरू में उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता, लेकिन फिर वह कहता है कि जो भी ग्लास के साथ रुकेगा उसे $70 मिलेंगे। ग्लास का बेटा हॉक और एक और युवक ब्रिजर स्वेच्छा से उसके साथ रुकने को तैयार हो जाते हैं। जॉन $100 की मांग करता है, जिसे कैप्टन मान लेता है। इस तरह जॉन, हॉक और ब्रिजर ग्लास के साथ रुकते हैं, जबकि बाकी लोग कैप्टन के साथ चले जाते हैं। अगले दिन जॉन ग्लास के मरने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन ग्लास इतनी बुरी हालत में भी जिंदा रहता है। हॉक और ब्रिजर शिकार पर चले जाते हैं। जॉन ग्लास के पास आता है और उसे मरने में मदद करने का प्रस्ताव देता है, यह कहते हुए कि अगर वह जिंदा रहा तो आदिवासी उसके बेटे को भी मार देंगे। वह ग्लास से पलकें झपकने को कहता है, लेकिन ग्लास अपनी आंखें खुली रखता है। थोड़ी देर बाद ग्लास पलकें झपका देता है और जॉन उसका गला दबाने लगता है। तभी हॉक आ जाता है और अपने पिता को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गुस्से में जॉन हॉक को मार देता है और ब्रिजर के आने से पहले ही उसकी लाश छिपा देता है। ब्रिजर आता है और हॉक के बारे में पूछता है, जिस पर जॉन झूठ बोलता है कि वह नहीं आया। जॉन फिर परेशान हो जाता है, क्योंकि ग्लास अभी भी मरा नहीं था। अगली सुबह जॉन ब्रिजर से झूठ बोलता है कि उसने 20-25 आदिवासियों को नदी के किनारे देखा है और वे उनकी तरफ आ रहे हैं। ब्रिजर डर जाता है और भागने की तैयारी करता है। जॉन कहता है कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए ग्लास को यहीं छोड़कर तुरंत निकलना होगा। ब्रिजर कहता है कि ग्लास का क्या होगा, जिस पर जॉन उसे जिंदा ही एक गड्ढे में दफनाने को कहता है। ब्रिजर विरोध करता है, लेकिन जॉन ग्लास को जिंदा ही दफना देता है और फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ग्लास हिम्मत जुटाकर गड्ढे से बाहर निकलता है और अपने बेटे की लाश के पास जाता है, जहां वह फूट फूट कर रोता है। उसे पछतावा होता है कि वह अपने बेटे को बचा नहीं सका। फिर वह तय करता है कि वह इसी हालत में जंगल से बाहर निकलेगा और जॉन से अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। इधर ब्रिजर को रास्ते में पता चल जाता है कि जॉन झूठ बोल रहा था और उनके पीछे कोई आदिवासी नहीं थे। वह जॉन से गुस्सा होता है और कहता है कि उन्होंने ग्लास के साथ गलत किया। ग्लास अपनी जान दांव पर लगाकर किसी भी हालत में बाहर निकलना चाहता था। वह अपने बेटे को वहीं छोड़कर रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। वह नदी के किनारे तक पहुंचता है और एक बोतल में पानी भरकर पीता है, लेकिन पानी उसके गले से बाहर निकल जाता है, क्योंकि भालू ने उसके गले को चीर दिया था। उसे लगता है कि अगर उसने अपने गले का घाव नहीं भरा तो वह कुछ भी खा पी नहीं पाएगा। वह थोड़ा सा बारूद लेता है और उसे जलाकर अपने गले पर लगाता है, जिससे उसकी गले की त्वचा चिपक जाती है। यह बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन वह सहता है। कैप्टन और बाकी बचे हुए लोग फोर्ट तक पहुंच जाते हैं और फोर्ट से भी लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ग्लास, जो पहले से ही
ही काफी जख्मी था, उसे अपने सामने कुछ आदिवासी नजर आते हैं। वे उस पर हमला करते हैं, लेकिन ग्लास उनसे बचने के लिए नदी में कूद जाता है। नदी का पानी ठंडा होने के बावजूद वह बच निकलता है। अगले दिन जब ग्लास की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके जख्म पहले से भी बदतर हो चुके हैं और अब वे सड़ने लगे हैं। उसे भूख लगती है, वह मछली पकड़ता है और उसे कच्चा ही खाता है। रात में वह देखता है कि थोड़ी दूर किसी ने आग जलाई है। वह धीरे धीरे उस तरफ चलकर जाता है और वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो जंगली भैंसे का मांस खा रहा होता है। वह आदमी ग्लास को देखकर उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन ग्लास नीचे बैठ जाता है और इशारों से समझाता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वह आदमी, जिसका नाम हिकॉक था, ग्लास की बात समझ जाता है और फिर वे दोनों साथ बैठकर मांस खाते हैं। सुबह होने पर हिकॉक ग्लास के जख्मों को देखकर उसका कारण पूछता है। ग्लास उसे पूरी बात बताता है कि कैसे उस पर भालू ने हमला किया और फिर उसके साथियों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। हिकॉक भी उसे अपनी कहानी बताता है कि कैसे उसने भी अपने लोगों को खोया। फिर वे दोनों एक घोड़े पर सवार होकर अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। इधर जॉन और ब्रिजर फोर्ट तक आ जाते हैं। जॉन ब्रिजर से कहता है कि उन्होंने जो भी किया उसके बारे में कैप्टन को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वे दोनों मारे जाएंगे। वे दोनों कैप्टन के पास आते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं कि ग्लास मर चुका है, जिसे उन्होंने जंगल में ही दफना दिया है और उसका बेटा जंगल में कहीं गायब हो गया है। कैप्टन उनकी बात सुनकर उन्हें पैसे देता है, लेकिन ब्रिजर पैसे नहीं लेता और वहां से चला जाता है। कैप्टन को जॉन की बातों पर शक होता है कि वह झूठ बोल रहा है। हम देखते हैं कि ग्लास घोड़े पर बेहोशी की हालत में होता है और तभी बर्फीला तूफान आ जाता है। हिकॉक इस तूफान से बचने के लिए रुक जाता है और तूफान थमने तक वह ग्लास के जख्मों को ठीक करने की कोशिश करता है। अगली सुबह जब तूफान शांत होता है तो ग्लास देखता है कि हिकॉक वहां नहीं है। जब वह उसे अपने आसपास ढूंढता है तो वह देखता है कि हिकॉक की लाश एक पेड़ पर लटकी हुई है। ग्लास को समझ नहीं आता कि उसे किसने मारा, लेकिन तभी वह देखता है कि उससे काफी दूरी पर फ्रांसीसी शिकारी होते हैं, जिनके साथ आदिवासियों के सरदार की बेटी होती है। ग्लास समझ जाता है कि इन लोगों ने ही लड़की का अपहरण किया है, जबकि आदिवासियों को लगता है कि अमेरिकियों ने उनकी बेटी का अपहरण किया है। ग्लास वहां से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन वह देखता है कि उन शिकारियों का नेता उस लड़की का बलात्कार करने के लिए उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था। ग्लास को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वह किसी तरह बीच में जाकर उसे अपनी बंदूक के दम पर रोक देता है। ग्लास उस लड़की को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद घोड़ा लेने के लिए चला जाता है ताकि वह उस लड़की को अपने साथ लेकर जा सके, लेकिन उस लड़की को उस फ्रांसीसी शिकारी पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह ग्लास के आने से पहले ही अपने चाकू से उस आदमी का प्राइवेट पार्ट काट देती है, जिससे वह आदमी दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर जितने भी फ्रांसीसी शिकारी होते हैं वे ग्लास का पीछा करने लगते हैं, लेकिन ग्लास अपने घोड़े पर बैठकर भागने में कामयाब रहता है। अगले दिन ग्लास एक जगह पर आराम कर रहा होता है कि तभी आदिवासी उस पर हमला कर देते हैं। ग्लास उनसे बचने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर भाग जाता है। आगे जाकर ग्लास देखता है कि रास्ता खत्म हो चुका है और उसके सामने एक खड़ी चट्टान है, लेकिन ग्लास परवाह किए बिना अपने घोड़े सहित उसमें कूद जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसका घोड़ा मर जाता है, लेकिन ग्लास पेड़ों के सहारे नीचे गिरता है और जिस जगह पर गिरता है वहाँ बर्फ की मोटी परत थी, जिससे उसकी जान बच जाती है। ग्लास उन आदिवासियों से तो बच जाता है, लेकिन उसके सामने एक और मुसीबत आ जाती है। वह देखता है कि यहाँ बर्फ का तूफान आने वाला है। जब वह उन आदिवासियों से बचकर भाग रहा था तो वह भालू की खाल, जिसे वह अपने ऊपर लेकर सोता था, वहीं रह गई थी। इसीलिए अब वह भयंकर ठंड से बचने के लिए उस मरे हुए घोड़े का सहारा लेता है। ग्लास उस मरे हुए घोड़े के पेट को चीरकर उसमें से सारी आंतों को बाहर निकालकर घोड़े के पेट के अंदर सो जाता है ताकि वह खुद को भयंकर ठंड से बचा सके। ग्लास पूरी रात उस घोड़े के पेट में सोकर गुजारता है और जब अगले दिन तूफान शांत होता है तो वह वहां से बाहर निकलकर अपना आगे का सफर शुरू करता है। फोर्ट में एक फ्रांसीसी शिकारी कैप्टन से मदद मांगने के लिए आता है। वह कैप्टन को बताता है कि उनके कई साथी बर्फ में दबकर मर चुके हैं और कईयों को आदिवासियों ने मार दिया है। उसके साथ एक बोतल होती है जो ब्रिजर ने ग्लास को तब दी थी जब उसे जिंदा दफनाया जा रहा था, लेकिन जब ग्लास उस फ्रांसीसी शिकारी से बचकर भाग रहा था तब वह बोतल वहीं रह गई थी, जिसे यह शिकारी अपने साथ यहाँ लेकर आया है। इस बोतल को ब्रिजर पहचान लेता है और कहता है कि यह तो मेरी बोतल है जो मैंने ग्लास को दी थी। यहाँ सब सोचते हैं कि शायद ग्लास अभी भी जिंदा है, इसीलिए कैप्टन अपने साथियों के साथ ग्लास को ढूंढने जंगल में चला जाता है, लेकिन जंगल में उन्हें हॉक नहीं बल्कि ग्लास मिल जाता है। ग्लास को जिंदा देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर कैप्टन ग्लास से पूछता है कि वह जिंदा कैसे है, जिसके जवाब में ग्लास उसे पूरी बात बताता है। ग्लास के मुंह से सच सुनने के बाद कैप्टन जॉन को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। इसके बाद जैसे ही कैप्टन जॉन को पकड़ने के लिए फोर्ट में आता है तो वह देखता है कि जॉन उसका सारा पैसा लेकर वहां से भाग चुका है। फिर एक दिन ग्लास से मिलने के लिए कैप्टन आता है तो ग्लास कैप्टन से कहता है कि जॉन अब उसका शिकार है, उसने उसके बेटे को मारकर उससे उसकी दुनिया छीन ली है, इसीलिए उसे उससे कोई नहीं बचा सकता। इस काम में कैप्टन भी ग्लास का साथ देता है और अब वे दोनों जॉन को मारने के लिए जंगल
में चले जाते हैं। अब यहाँ आकर कैप्टन ग्लास से कहता है कि यह जंगल बहुत बड़ा है, इसलिए हमें उसे अलग अलग रास्तों से ढूंढना होगा। वे दोनों अलग अलग रास्तों से जाकर जॉन को ढूंढते हैं। कैप्टन को थोड़ी दूरी पर जॉन मिल जाता है, लेकिन जॉन कैप्टन को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास कैप्टन की तरफ जाता है, पर तब तक कैप्टन मर चुका था और जॉन भी वहां से भाग चुका था। फिर ग्लास कैप्टन की बॉडी को घोड़े पर बैठाकर वहां से चला जाता है। आगे चलकर उसे जॉन देख लेता है और दूर से उसे गोली मार देता है, पर जब जॉन उसके पास आता है तो वह देखता है कि यह ग्लास नहीं होता, यह तो कैप्टन ही होता है। दरअसल ग्लास को पहले से पता था कि जॉन उस पर छिपकर वार करेगा, इसलिए जब वह कैप्टन की लाश घोड़े पर चढ़ा रहा था तो उसने कैप्टन की पीठ पर एक लकड़ी लगा दी थी, जिससे उसकी कमर सीधी हो सके और कैप्टन आराम से सीधा होकर खड़ा दिख सके। और ग्लास खुद कैप्टन बनकर पिछले वाले घोड़े पर मरने का नाटक करता है। अब जैसे ही जॉन पीछे की तरफ देखता है तो ग्लास उस पर गोली चला देता है, लेकिन जॉन इससे बचकर वहां से भागने में कामयाब रहता है। पर इस बार ग्लास भी यह मौका अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वह जॉन के पीछे भागना शुरू कर देता है। ये दोनों एक नदी के किनारे तक आ जाते हैं, जहां इन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। जॉन कहता है कि उसे मारना है तो मार दो, पर इससे उसका बेटा वापस नहीं आएगा। जिसके बाद ग्लास अपने खंजर को जॉन के पेट में घुसा देता है और कहता है कि बदला लेना हमारे हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में है। यह कहकर ग्लास जॉन को नदी में धक्का देता है। थोड़ी दूर जाकर जैसे ही जॉन उस नदी से बाहर निकलता है तो उसे वहां मौजूद आदिवासी देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। अब वे आदिवासी ग्लास की तरफ आते हैं, जिससे ग्लास को लगता है कि ये लोग उसे भी मार देंगे, पर वे लोग उसे नहीं मारते क्योंकि उनके साथ उनकी बेटी भी होती है। जिससे ग्लास समझ जाता है कि शायद उसने इन आदिवासियों को सब बता दिया है कि कैसे ग्लास ने उसे फ्रांसीसी शिकारियों से बचाया था। वे आदिवासी ग्लास को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको यह कहानी? क्या आपने यह फिल्म देखी है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।